बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से ही होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प के लिए CS301 डाटा स्ट्रक्चर के शॉर्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, आपने इन लेक्चर्स में अगर मुझे सपोर्ट किया यानी मुझे अच्छे व्यूज़ मिले और अच्छा आपने सब्सक्राइब किया, चैनल को शेयर किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, तो इंशाल्लाह मैं बाकी सब्जेक्ट्स जो मुझे अच्छे से आते हैं उनके भी मैं शॉर्ट लेक्चर जो है आपके लिए जो है वो अपलोड किया करूँगा डेली बेसिस पर। तो आज मैं CS301 के स्टार्ट करने लगा हूँ शॉर्ट लेक्चर। इसके अंदर मैं आपको तीन मेन चीज़ें सिखाऊंगा। एक थ्योरी में यहाँ से सिखाऊंगा हैंडआउट से, और ये हैंडआउट दोस्तों अपडेटेड हैं, यानी जो अभी न्यू आए ना हैंडआउट्स वो वाले हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर के ऊपर जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे वो मैं आपको डेव के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ साथ। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। सेकंड थर्ड नंबर के ऊपर जो इसके कोड है यानी डाटा स्ट्रक्चर का जो लेस से लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, वो आप मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। देखिए सिंगली लिंक लिस्ट फुल एक वीडियो के अंदर, डबली लिंक लिस्ट फुल एक वीडियो के अंदर, वो कंसेप्ट जितने भी हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट, वो सारे ऑपरेशन उसके मेन वो सारे आपको ये हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से आके अपने टॉपिक के मुताबिक जो है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्यू, ठीक है, इनको अच्छे से यहाँ से सीख सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल। ठीक है, बाकी थ्योरी हम यहाँ से कवर करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम हम यहाँ पे डैब पे प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 को। दोस्तों लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो चीज़ें क्लियर करनी है वो है, सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस इन C++ के जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है इसको हम C++ के अंदर इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है 3.1, 3.2, 3.2.1। उसके बाद दोस्तों वो कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, हम इसमें पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर हम जो है वो सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर यानी डाटा स्ट्रक्चर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर के ऊपर हम डाटा स्ट्रक्चर फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी क्या होती है, यानी डाटा स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, उसका एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा होता है बैक एंड पे। गोल्स ऑफ दिस कोर्स, हम इस कोर्स के गोल्स को देखेंगे। ठीक है, कि इस कोर्स के जो है गोल्स कौन से हैं, हम क्या अचीव करेंगे इस कोर्स को रीड आउट करके यानी पढ़ के। उसके बाद हम अरे के बारे में देखेंगे कि अरे क्या चीज़ होती है। इससे पहले हमने C++ के अंदर भी अरे को बहुत अच्छे से कवर किया और मैं यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल भी आपको छोटा सा जल्दी जल्दी से करवाऊंगा। देन थर्ड नेक्स्ट वो करवा रहे हैं आपको लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर मीन ये जो मैंने आपको बताया कि डबली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, आप इनको अच्छे से यहाँ से आके इनके फुल एंड फ्लैज जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं हमारी इस प्ले लिस्ट से। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो डेव C++ है। अगर आपको डेव C++ डाउनलोड या इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप हमारी यहाँ पे उस वीडियो का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री में डेव को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और यूज़ करें उसको प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, ओके जी, अब आते हैं यहाँ पे और देखते हैं फर्स्ट नंबर के ऊपर इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात कही जा रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज द टॉपिक कवर्ड इन इट विल बी अनकाउंटेड बाय यू अगेन एंड अगेन इन द फर्दर कोर्सेज। यानी ये टॉपिक जो है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो अगेन एंड अगेन यानी जो आगे आने वाले जितने भी आपके एडवांस कोर्सेज हैं, एडवांस लैंग्वेजेस हैं, PHP, जावा या इस तरह के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसको आप बहुत आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है जी, ओके जी, उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ दिस कोर्स, प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एंड इट्स अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द मोर एडवांस्ड मटेरियल स्टूडेंट्स विल अनकाउंटर इन लेटर कोर्सेज। यानी आप इसको सीखने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद आने वाले कोर्सेज में बहुत ईजी रहेंगे। कवर well known data structures such as dynamic arrays, linked lists, stack, queues, trees and graphs। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अपने इस प्रैक्टिकल के अंदर कवर की हुई हैं। लिंक्ड लिस्ट, अरेज और क्यूज, अभी आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको स्टैक्स और वो ट्रीज और ग्राफ्स सारा कुछ कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपने हमारी वीडियो को अच्छे से जो है वो देखना करना है।
प्रैक्टिकल आपने ये मेरी प्लेलिस्ट से देखना करना है, लेक्चर्स आपने थ्योरी के यहाँ से सुनने करने हैं, और जो छोटा मोटा जो प्रैक्टिकल होगा वो हम यहाँ पे भी किया करेंगे डेव के ऊपर भी, ठीक है जी। उसके बाद इंप्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर इन C++, के इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डाटा स्ट्रक्चर को C++ के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो बेसिकली जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इनको आपने अच्छे से कवर करना है अपने मिड टर्म के पेपर के लिए, ठीक है। इसमें से MCQs आ सकते हैं आपको, या आपकी शॉर्ट लेक्चर्स बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों वो कह रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। पहले हमने आज जो चीज़ रीड करनी है वो है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन की चीज़ होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है, डाटा स्ट्रक्चर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द कंप्यूटर रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। यानी डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, डाटा को ऑर्गेनाइज मीन तरतीब देने में, इन द कंप्यूटर के अंदर, रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स, और ये हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो एल्गोरिदम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपका जो CPU है वो भी एफिशिएंट हो, आपका प्रोसेसर वो भी एफिशिएंट हो, आपकी रैम जो है वो भी एफिशिएंट हो, आपकी हार्ड ड्राइव या SSD ड्राइव जो है वो भी एफिशिएंट हो। यानी किसी एक चीज़ के सही काम ना करने से आपका कंप्यूटर ठीक काम नहीं करता। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एल्गोरिदम से सिलेक्ट करने से काम नहीं होता, बल्कि आपका CPU, आपका प्रोसेसर, आपकी हार्ड ड्राइव, आपकी SSD ये भी अच्छी होनी चाहिए। यानी इनकी कंडीशन भी अच्छी होगी, देन ही आपका जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकेगा, यानी कि आपका एल्गोरिदम बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर है क्या चीज़, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक अलमारी है, और उस अलमारी के अंदर आपने क्या किया, आपने अपनी कीज़, अपने जो है वो शूज़, अपने क्लॉथ्स और अपने बैग को जो है वो एक ही दफ़ा ऐसे फेंक दिया बीच में, ठीक है। यानी सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपने उस अलमारी के अंदर रख दी। अब मैंने आपको कहा कि मुझे जो है ना रूम नंबर 5 की चाहिए, यानी चाबी चाहिए। आपने अब वो सारी चाबियाँ और अपने शूज़, अपने कपड़े और अपने वो बुक्स, वो सारा कुछ एक ही अलमारी में रख के फेंक दिया, ना कोई तरतीब दी, ना कोई अरेंज किया उन चीज़ों को, बस फटाफट से उनको फेंका और चले गए। अब मैंने आपको कहा कि मुझे रूम नंबर 5 की चाबी चाहिए, तो आप गए, आपने जाकर ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले बैग बाहर फेंका, फिर कपड़े बाहर फेंके, फिर शूज़ उस तरफ फेंके, फिर वो फलानी चीज़ उस तरफ फेंकी, वो हर चीज़। यानी आपने क्या किया, एक अच्छे कमरे को आपने एक जो है वो कूड़ादान बना दिया। यानी आपने कोई चीज़ यहाँ फेंक रही है, कोई चीज़ वहाँ फेंक रही है। क्यों? क्योंकि आपने चाबी ढूंढनी थी रूम नंबर 5 की, और आपने चूँकि डाटा को वेल डिफाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था किया हुआ, एक तरतीब नहीं थी दी हुई, ठीक है। इसलिए फिर अब आपको वो चीज़ ढूंढना जो है वो मुश्किल हो गई, ठीक है। अब आपने उस वाला खिलाड़ा डाल दिया, वो पकड़ के कोई चीज़ वहाँ जा रही है, कोई चीज़ वहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अच्छा तरीका नहीं था। यही अगर आप ऐसे करते, यानी आप जो है वो क्या करते, आप जो है आपको अगर यही अलमारी में तरतीब देते, आप पहले कीज़ एक साइड पे, फिर उसके साथ कपड़े आप रखते तरतीब के साथ, फिर शूज़ रखते एक साइड के साथ, फिर बैग अपना रखते। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि जाओ मुझे रूम नंबर 5 की चाबी ला दो, तो अब आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्टली अलमारी खोलोगे और सिर्फ जो आपने तरतीब से रखी हुई थी कीज़, उनमें से रूम नंबर 5 की कीज़ ढूंढोगे और आ जाओगे। तो देखो ये कितना वेल डिफाइंड तरीका था, इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है, और आपका टाइम भी देखिए कितना सेव हो गया। तो यही चीज़ होती है दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर में, कि आप जो एल्गोरिदम चूज़ करें वो एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट और इतना वेल डिफाइन हो कि वो आपकी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे मेमोरी के अंदर, ताकि जब हम उन्हें सर्च करना हो वो हमारे लिए सर्च करना ईजी हो जाए, ठीक है। आगे वो नेक्स्ट कह रहे हैं जी, व्हाट डज ऑर्गेनाइज डाटा मीन, यानी आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है। हमारा मतलब ये है, इट मीन्स दैट द डाटा शुड बी अरेंज इन अ वे दैट इज इजीली एक्सेसिबल। यही तो बात मैंने आपको एग्जांपल में कवर करवाई है, कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब हमारा ये है कि हमने अपने डाटा को इतने वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज देना है, यानी तरतीब देना है कि जब हम उसे एक्सेस करें, जब हम उसे तलाश करें, तो हमें तलाश करना बहुत ईजी हो जाए, तलाश करना बहुत ईजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते हैं आप।
यहाँ पे अब नेक्स्ट आ रहा जी सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर, कि आप डाटा स्ट्रक्चर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप डाटा स्ट्रक्चर को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाउ कैन वी सिलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जब डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है तो कैसे डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज वेयर टू यूज अरेज एंड द साइज ऑफ अरे एंड व्हेन एंड वेयर टू यूज द पॉइंटर्स, कि हमने ये चीज़ें तो ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं, लेकिन इनसे हमारा डाटा स्ट्रक्चर इतने अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ कही जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम टू डिटरमिन द रिसोर्सेज constraints that a solution must meet, यानी सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एल्गोरिदम को सिलेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम की समझना हो तो आप कभी भी उसको डाटा स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने पहले स्टेप के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम देखनी होती है कि आपकी असल में प्रॉब्लम है क्या जिसको आपने सॉल्व करना है। तो पहले नंबर के ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम देखोगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर देन आप देखोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, फिर आप उसके डिफरेंट पॉइंट्स देखोगे, इन पॉइंट्स के जरिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो वो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो ना, दिस इज़ अ एल्गोरिदम, वही बेसिकली आपका एल्गोरिदम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रॉब्लम को समझा, देखा, व्यू किया कि प्रॉब्लम है क्या, देन फिर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे कि मैंने इस प्रॉब्लम को इन पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो सॉल्व करूँगा या करूँगी। तो वो जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, वो जो आपने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं या स्टेप्स लिख के भी रखे हैं, दिस इज़ अ एल्गोरिदम, वही बेसिकली एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है जी, गुड हो गया। अब नीचे चलते हैं। तो सिलेक्टिंग अप डाटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एल्गोरिथम प्रॉब्लम देख लेनी है, उसके बाद आपने अपना जो है वो देख लेना जनाब हमने इसमें कैसे जो है वो स्टेप्स परफॉर्म करने, तो वो स्टेप्स आपके एल्गोरिथम कहलाएंगे। ओके जी, ज़्यादा ये थ्योरी नहीं आती पेपर में, ये भी बात आपने याद रखनी है। ये इतनी थ्योरी पढ़ने की मैं इसलिए मेन पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेन पॉइंट्स आपको आते हैं पेपर में। ठीक है, इतनी डीपली वो जो आगे थ्योरी नहीं है आपसे पूछते। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जी डाटा स्ट्रक्चर फिलॉसफी, कि डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी क्या चीज़ होती है। तो ईच डाटा स्ट्रक्चर हैज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कि हर डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी ये होती है कि उस डाटा स्ट्रक्चर में आपके पास दो मेन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट नंबर इज़ कॉस्ट, कि उस डाटा स्ट्रक्चर को यानी परफॉर्म करने में कितना हमारा पे लगेगी, यानी कितनी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट का मतलब ये टाइम, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। एंड बेनिफिट्स, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे हमें, यानी क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें दो चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं कि इस डाटा स्ट्रक्चर में कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी कितना टाइम लगेगा, और इसके बेनिफिट्स हमें कितने होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। कहते हैं जी देर आर 3 बेसिक थिंग्स एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर से 3 मेन पॉइंट्स हमारे 3 बेसिक थिंग्स जो हैं वो एसोसिएट करती हैं। अ डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स, डाटा स्ट्रक्चर के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम्स इन स्टोर्स, यानी हर इंडिविजुअल आइटम को स्टोर करने के लिए हमें कितनी स्पेस दरकार होगी। इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ईच आइटम को स्टोर करने के लिए हमें कितनी स्पेस दरकार होगी। तो फर्स्ट चीज़ आपकी होती है स्पेस, कि आपको कितनी स्पेस दरकार होगी, कितनी स्पेस लगेगी इस डाटा स्ट्रक्चर की ईच आइटम को स्टोर करने के लिए। सेकंड, टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन, कि आपने ये जो आइटम स्टोर किया है, इस आइटम को स्टोर करने के बाद इसके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यानी इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, सर्च का, शो का, ये सारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ होगी। थर्ड नंबर के ऊपर प्रोग्रामिंग एफर्ट, कि आपने कितनी प्रोग्रामिंग में एफर्ट किया उसके लिए। ठीक है, कितनी कोशिश की है प्रोग्राम को लिखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 चीज़ें पर आपकी बहुत ही माने रखती हैं किसके अंदर, आपके डाटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद गोल्स ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के गोल्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए थे आगे, कि इस कोर्स के गोल्स ये हैं कि आपके डाटा को वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज करना, आपके टाइम को जो है वो मिनिमाइज़ करना, आपकी स्पेस को कम से कम यूटिलाइज करना, और क्या कि
आपके बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना। तो देखिए इन द डाटा स्ट्रक्चर यूज इन प्रोग्राम वन नॉट करेक्ट, अगर डाटा स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है तो दिस इज़ नॉट ट्रू, कि ये ट्रू नहीं है। फिर इसका मतलब है अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है, ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है ये ट्रू भी नहीं है, फिर आप कोई और डाटा स्ट्रक्चर लिखोगे उसके लिए। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पे अरे की बात की जा रही है, ये अरे एक मेन कंसेप्ट है हमारा, इसको हम प्रैक्टिकली कवर करते हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिकली, क्योंकि ये आपने अरे ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है। अब हम इसको छोटे से जल्दी से प्रैक्टिकली कवर कर लेते हैं। दोस्तों अरे क्या चीज़ होती है? अरे मैं पहले आपको यहाँ से थोड़ा थ्योरी में बता देता हूँ। अरे क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स यहाँ, यानी जब आप अरे क्या चीज़ बेसिकली होती है, अरे में आप ये करते हो। ठीक है जी, अरे में बेसिकली आप जितना साइज फिक्स करते हो तो मेमोरी के अंदर उतने सेल्स जो है वो एलोकेट हो जाते हैं, उतने सेल्स जो है वो एलोकेट होते हैं। फर्स्ट करें आपने 6 साइज की एक अरे बना ली, लाइक मैं चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अरे बनाते कैसे हैं? अरे बनाते इस तरह से, सबसे पहले डाटा बताते हैं अरे के अंदर, क्योंकि आपको पता है जितने भी आप सेल्स रखते हो उन सेल्स में, तमाम सेल्स में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो सेम डाटा टाइप की होती हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स की नहीं होती। तो यहाँ पे लाइक आपने सबसे पहले बताना होता है कि मेरी अरे की डाटा टाइप क्या होगी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंट, यानी इसका मतलब है आप इस अरे के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। उसके बाद हम बताते हैं अपनी अरे का नाम। तो लेट से मेरी अरे का नाम है एक्स, इसका मतलब है ये जो एक्स है ये बेसिकली इस पूरी अरे का नाम है, इस पूरी अरे का नाम है, यानी इन तमाम सेल्स का नाम एक्स है। उसके बाद हम बताते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी अरे का साइज, यानी हमने कितने बॉक्सेस या कितने सेल्स जो हैं वो एलोकेट करवाने हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो इसका मतलब लास्ट में सेमीकोलन, इसका मतलब है आप कह रहे हो कि मेरी इंटीजर टाइप की एक एक्स नाम की अरे डिफाइन कर दो मेमोरी के अंदर, जिसके 6 सेल्स होंगे, 6 उसके बॉक्सेस होंगे, जिनमें मैं 6 डिफरेंट इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखिए ये 6 सेल्स जो है वो एलोकेट हो गए बेसिकली, 1 2 3 4 5 6। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं? मैंने जैसा कि बताया कि पूरी अरे का नाम एक्स है, जबकि ये हर बॉक्स का नाम जो है वो इंडिविजुअल होता है। वो कैसे पता? पहले हम बताते हैं अरे का नाम, देन आगे उसके इंडेक्स का नाम। तो इंडेक्स दोस्तों बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0। तो पहला होता है 0, फिर देन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इसका मतलब अगर आपने इंडेक्स नंबर 1 की बात करनी है तो यहाँ पे हम कहते हैं पहले अरे का नाम बताते हैं, अरे का नाम बताना तो मस्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो पहला इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 होता है, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 1 होता है, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 2 होता है, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 3 होता है, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 4 होता है, और नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 5 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी 6 साइज था ना, तो 6 कहाँ तक जाएंगे? 6 तक, 6 बॉक्सेस सिर्फ बनेंगे, क्योंकि आपने खुद ही तो कहा मेरी अरे का साइज 6 होना चाहिए, तो 6 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है जी, तो 6 बॉक्सेस कैसे बनेंगे? तो पहले बॉक्स 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5 पे जाके एंड हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमारी अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है वो 0 होता है, और मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो है वो अपनी अरे के साइज से एक लेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि आपका फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो किसी भी अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू होता है 0 के, जबकि आपकी अरे का जो है वो मैक्सिमम इंडेक्स जो होता है वो इक्वल होता है साइज -1 के। साइज -1 मीन यानी ये जो अरे का साइज है इससे एक लेस होता है। तो अरे का साइज कितना? 6 -1 इक्वल टू 5। तो 5 आपकी यहाँ पे इस अरे का साइज इस वक्त 5 होगा। उसके बाद आपकी अरे का जो साइज होता है, साइज ऑफ अरे वो यहाँ पे कितना है? वो 6 है। 6 कैसे, मुझे कैसे पता चला? ये देखें, ये आपके अरे का साइज कितना है? 6। तो ये देखें जितना साइज हो वही आपके अरे का साइज होता है। ये 3 मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर आपकी साइज -1 होता है, यानी जितना साइज है उससे -1 होगा, और जो साइज ऑफ अरे होगा वो जितना आपने साइज रखा होगा वही होगा। ठीक है, उस तरह से। उसके बाद दोस्तों आप अपने हर इंडेक्स में वैल्यू भी रख सकते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे? इक्वल टू लाइक 10, फिर इसी तरह इक्वल लगा के लाइक 20, कुछ इस तरह से हम इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है जी, लेकिन दोस्तों आप इसमें जो है वो ऐसे नहीं कर सकते कि यानी आप सिर्फ जस्ट अपनी एरिया का नाम बताएं और कहें इसमें वैल्यू 10 रख दो। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि अरे में वैल्यू नहीं जाती, बेसिकली अरे के इंडेक्स में वैल्यू जाती है। यहाँ पे अरे ये एक्स जो है वो अरे का नाम है, ये कोई इंडेक्स
किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का नाम नहीं है, ये पूरी की पूरी अरे का नाम है एक्स। तो एक्स में वैल्यू नहीं जाएगी, बल्कि एक्स जो है अरे का नाम है, उसका किसी इंडेक्स में वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स का नंबर बताना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जो है यहाँ पे उन्होंने बताया भी, नीचे जाके मैं अगर आपको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखें वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्टली अरे के अंदर वैल्यू रखते हैं तो ये अलाउ नहीं है, यानी आप डायरेक्टली जो है वो अरे के अंदर वैल्यू नहीं रख सकते। ये एक्स तो उसकी अरे का नाम है, तो वैल्यू किस में रखते हैं, उसके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में। तो अरे के नाम के आगे उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो है ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू रखें, लाइक आप कहें कि ए मेरा एक वेरिएबल है, उसके अंदर बी एक वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू को ऐड करके जो है आंसर आए उसको एक्स में रख दो, ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। यानी ऑपरेशन परफॉर्म करके भी आप वैल्यू नहीं रख सकते। हाँ वैल्यू रखनी है तो उसके किसी इंडेक्स में रखो, हाँ ऐसे रख लो, उसके किसी इंडेक्स में, उसके किसी इंडेक्स में वैल्यू आप रख सकते हो ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करके या डायरेक्टली। ना ही आप जो है इसको एड्रेस दे सकते हो, अपनी अरे को आप एड्रेस नहीं दे सकते। एड्रेस क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एड्रेस जो है वो किसी पॉइंटर में सेव होता है, वो किसी पॉइंटर में सेव होता है। पॉइंटर की निशानी क्या होती है, पॉइंटर ऐसे बनता है, आपको पता ना, पहले डाटा बताते हैं, फिर स्टैटिक लगाते हैं, फिर पॉइंटर का नाम होता है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लाइक मैंने पी नाम रख लिया। तो इसमें एड्रेस, ये पॉइंटर क्या होता है, इसमें एड्रेस बेसिकली स्टोर होता है किसी दूसरे वेरिएबल का, ये चीज़ होगी। तो यहाँ तक ये चीज़ें अलाउ नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी जो है ना अरे को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, अरे को डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू नहीं दे सकते, अरे को कोई एड्रेस नहीं आप दे सकते, ये तीन चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों उन्होंने यहाँ पे एक जो क्या किया, अब एक दोबारा से अरे बनाई है न्यू कीवर्ड को यूज़ करके। तो ये भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखें आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आपने एक इंट स्टैटिक और वाई नाम से, लाइक स्टैटिक वाई, ये क्या, ये एक पॉइंटर बना दिया आपने। इस पॉइंटर को आपने क्या किया, एक इक्वल कर दिया न्यू, ठीक है, न्यू, और न्यू क्या आपने लिख दिया इंट, और यहाँ पर लिख दिया 20। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो है लेफ्ट साइड पे ये बेसिकली एक वाई एक पॉइंटर है जिसमें एड्रेस स्टोर हो रहा है एक अरे का। और ये न्यू कीवर्ड क्या है, ये बेसिकली किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है, किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है। अब ये क्या क्रिएट करेगा, ये जो इसके आगे लिखा होता है ना वो चीज़ क्रिएट कर देता है। तो न्यू के आगे मैंने क्या लिखा है, इंट और राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में 20। इसका मतलब ये है, मैं उससे कह रहा हूँ कि क्रिएट कर दो इंट टाइप की एक अरे जिसका साइज 20 होगा, यानी उसमें 20 इंडेक्स होंगे, 20 बॉक्सेस होंगे मेरी इस अरे के। तो ये एक न्यू अरे क्रिएट करेगा 20 साइज़ की, और उसका एड्रेस उठा के इस वाई नाम के पॉइंटर को दे देगा, ठीक है, यही इसका मतलब है, ठीक है जी दोस्तों। ओके, उसके बाद अब ये वाई एक पॉइंटर है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप किसी अरे के किसी इंडेक्स का एड्रेस भी दे सकते हो और पूरी की पूरी अरे भी दे सकते हो, ठीक है। यही चीज़ वो आपको समझाया जा रही है। उसके बाद अगर आपने कोई इंडेक्स डिलीट करना हो तो आप क्या लिखते हो, डिलीट कीवर्ड लिखते हो और आगे अपने उस इंडेक्स का नाम बताते हो या उस वेरिएबल का नाम बताते हो जिसको हमने डिलीट करना हो। उसके बाद लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये देखें ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये तीनों आप सीखेंगे तो आपको 100% रेडी हो जाएगी लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है वो सारे मैंने करके दिखाए हुए हैं यहाँ पे, वो सारे मैंने यहाँ पे इनके अंदर किए हुए हैं, वो आप यहाँ से प्रैक्टिकली देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि लिंक लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें वो आपको बता रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो ऑपरेशन नेम क्रिएट लिस्ट मीन के क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, आपकी न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद कॉपी, ये कॉपी क्या करेगा, सेट वन लिस्ट टू बी अ कॉपी ऑफ एन अदर, यानी एक लिस्ट को कॉपी करके किसी दूसरी लिस्ट में पेस्ट कर देगा, ठीक है, किसी दूसरी लिस्ट में पेस्ट करेगा ये बेसिकली ये करेगा। उसके बाद क्लियर, ये क्लियर क्या करेगा वो बता रहे हैं आपको, क्लियर अ लिस्ट रिमूव ऑल एलिमेंट्स, यानी कोई आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाई हुई है, उस लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आपने वो क्लियर करने हैं तो वो आप क्लियर के फंक्शन के साथ कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट, ये करेगा, ये आपको कोई एलिमेंट जो है वो लिंक लिस्ट में ऐड करेगा। रिमूव, ये रिमूव फंक्शन बेसिकली आपको कोई एलिमेंट जो ऑलरेडी आपने लिंक लिस्ट में ऐड किया वो उसको रिमूव करेगा। गेट जो है कोई एलिमेंट आपको गेट करके आपको देगा, कोई एलिमेंट आपने गेट करना तो वो करके देगा। उसके बाद अपडेट आपको कोई भी एलिमेंट अपडेट करके देगा, लाइक कोई आपने एलिमेंट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है उसको आपने अपडेट करना तो वो करके देगा। फाइंड, ये आपको कोई चीज़ फाइंड करके देगा, यानी तलाश करके देगा कोई भी चीज़। उसके बाद लेंथ, ये आपको बताएगा कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आप जो है वो इस वक्त स्टोर हो चुके हैं, ठीक है जी, ये बताएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी कुछ ऑपरेशंस हैं। ये देखें स्टार्ट क्या चीज़ है, ये स्टार्ट बेसिकली आपको बताएगा कि आपका फर्स्ट जो है एलिमेंट कौन सा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा आपको, यानी ये आपकी लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। टेल यानी आपके लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे चला जाएगा,
नेक्स्ट, यानी जिस एलिमेंट पे आप खड़े हैं उससे आगे वाले अगर एलिमेंट पे आपने जाना तो ये नेक्स्ट फंक्शन आपको लेके जाएगा। बैक, ये आपको जिस एलिमेंट पे आप खड़े हैं उससे पीछे वाले एलिमेंट पे आपको लेके जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेशन हैं, ये सारे हमने किए हुए हैं ऑलरेडी अपने इस सिंगल इंग्लिश, डबल इंग्लिश, सर्कुलर इंग्लिश में। आप यहाँ से इनको प्रैक्टिकली सीख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे थ्योरी आपको समझाई है सारी सारी। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपके व्यूज़ अच्छे होंगे, आप शेयर करेंगे मेरी वीडियो को, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मुझे मिलेगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसी तरह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करके आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।